गुड मॉर्निंग बच्चों। ये गुड मॉर्निंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 में केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री हम चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में मैंने प्यूरिफिकेशन का एक मेथड बताया था। कौन सा? डायलिसिस। डायलिसिस मैंने बताया था और उस डायलिसिस में मैंने ये बताया था कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक डायलिसर बैग में क्या होता है, उस इम्प्योर कोलाइड्स को डाल दिया जाता है और उसके बाद से उसको बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में उसको डाला जाता है, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो डायलिसर बैग से बाहर निकल कर बह जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर मैंने कहा था कि इसके लिए दूसरी जो मेथड यूज़ की जाती है कम समय में जिसका प्रयोग हो जाए आसानी से, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब इसमें मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके और उसे अति शीघ्र जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाने का काम किया जाता है। ठीक है, मैं इसके लिए फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिगर ड्रा करने के बाद से आपको समझा रहे हैं। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, ये मैंने जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसका फिगर बना दिया है। ठीक है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 1 2 3। ठीक है, और तीनों चैम्बर एक मेम्ब्रेन के से सेपरेट रहते हैं। तीनों चैम्बर एक मेम्ब्रेन के से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, और ऊपर से इसके द्वारा इसमें जो किनारे किनारे के दोनों चैम्बर होते हैं साइड के, उसमें क्या डाल दिया जाता है? वाटर फिलअप कर दिया जाता है और इसमें बीच वाले में कोलाइड भर दिया जाता है। तो जब कैथोड और एनोड से, मतलब इलेक्ट्रोड से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इसके अपोजिट चार्ज के, जैसे मान लीजिए एनोड है, पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका, तो नेगेटिव जो आयंस के इम्प्योरिटीज़ होती है अगर उसमें प्रेजेंट है, या कैथोड की तरफ जो नेगेटिव आयन होता है, ये इसका पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट होने लगता है। मतलब अपोजिट आयन जो होते हैं, अपोजिट आयन के इम्प्योरिटीज़ वो अट्रैक्ट करके इधर इस साइड में या इस साइड में, दोनों में डिजॉल्व कर देते हैं, और जो प्योर कोलाइड होता है वो इसमें रेस्ट बच जाता है, क्योंकि वो जो कोलाइड है वो इस मेम्ब्रेन से होकर पास आउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए ये डायलिसिस से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कम समय लगने के कारण से। फिगर आप लोग देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर में सरल कर दिया है। प्रोसेस सेम है कि 3 चैम्बर एक ऑपरेटर्स होता है, साइड में इसको वाटर भर दिया जाता है, बीच में कोलाइड हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो अपोजिट साइड के जो इम्प्योरिटीज होती है वो इस मेम्ब्रेन से होकर पास आउट हो जाती है और किस में आती है? इस वाटर में आती है, और प्योर कोलाइड बीच में रेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कोलाइड में? सुबह से एक बार रिवाइज कर लिया। वो सब्सटेंस पहले सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बना होता है। ठीक है, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट, उसको बनाने की विधि मैंने पढ़ी। फिर जब बन गया तो अब उसको शुद्ध करने के लिए पढ़ लिया, प्यूरिफाइड करने के लिए पढ़ लिया गया। अब वो जब प्यूरिफाइड हो गया तो अब क्या पढ़ेंगे? उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में इतनी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, पहला है साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, दूसरा है हेट्रोजीनियस नेचर, तीसरा है डिफ्यूजिबिलिटी, चौथा है टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट, डाई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कागुलेशन और प्रोटेक्शन। जो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कागुलेशन और प्रोटेक्शन, ये इतने टॉपिक हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से।
लिखा है साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब चैप्टर शुरुआत किया था कोलॉइड का, तो उसमें बताया था मैंने कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं उसमें उनका साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है, या 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ये इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरा, हेट्रोजीनस नेचर। कभी भी जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उसमें स्पष्टता से दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों दिखाई पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिखाई पड़ता है ना, उसी तरह इसमें तो वो यह इसका नेचर ही होता है हेट्रोजीनस नेचर। ठीक है, इसमें दो पदार्थ उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी, ये आसानी से किसी भी पर्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होता है, या बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी कोलॉइड सॉल्यूशन किसी पर्चमेंट मेम्ब्रेन से धीरे धीरे विसरित होता है। ठीक है। अब आते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों ये टिंडल इफेक्ट के लिए मैंने फिगर ड्रा कर दिया है। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन लिया। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, जिसके पार्टिकल बहुत ही उसमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, डिज़ोल्व जो होते हैं, जो हमको देखते हैं जब उसको ट्रू सॉल्यूशन को, जैसे मैंने बताया चीनी पानी या नमक पानी का घोल, तो स्पष्ट रूप से वो सिंगल स्टेट में दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसको इसमें ट्रू सॉल्यूशन लिया जब पहले और एक सोर्स के माध्यम से लेंस लगाकर जब यहाँ से लाइट पास आउट की, तो देखा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लैक हो गया। ठीक है, तो उसको उन्होंने हटा दिया। जब ब्लैक हो गया तो हटा दिया। फिर क्या लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, और सेम फिनोमेना फिर से दोहराया। एक लाइट सोर्स से, मतलब टॉर्च वगैरह से लेंस लगाकर इस कोलॉइड सॉल्यूशन में लाइट पास आउट किया, और देखा कि जहाँ से लाइट बेंड होकर पास आउट हो रही है, वहाँ पर एक कोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जोकर की टोपी की तरह जो होती है ना कोन, उसी तरह एक बना, और उसके बीच के सारे पार्टिकल, कोलॉइड पार्टिकल क्या होने लगे, चमकने लगे। ठीक है, और उसमें एक स्पेशल चमक आ गई। तो उस कोन को उन्होंने नाम दिया टिंडल कोन। जो उन्होंने रेज पास आउट की थी उसका नाम रखा टिंडल रेज। ठीक है, और इस पूरी फिनोमेना को उन्होंने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट नाम रखा। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये पता लगाया। आप कहेंगे कि आखिर उन्होंने किया क्यों, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, कहाँ होती है। मतलब कोलॉइड की एक ये विशेष प्रॉपर्टी है कि उसमें लाइट जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है, इसी कारण से आसमान हमको नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर जो है लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है ना, तो हमको समझ में आ गया कि इसका यूज कहाँ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट हो गया। हाँ, तो ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में देखा जाए। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया गया। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अंधेरे कमरे में, जब कमरा में अंधेरा हो और किसी रोशनदान से क्या आ रही हो, सनलाइट उसमें प्रवेश कर रही हो, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है आपको, दिखाई पड़ता है कि उसमें पार्टिकल उड़ते हुए नज़र आते हैं। वो पार्टिकल क्या हैं, एटम्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि उस हमको स्पष्ट रूप से उसमें उस लाइट में दिखाई पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जब हम किसी कोलाइड सॉल्यूशन में, ठीक है, पॉलन ग्रेन को हम डालते हैं तो वो बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करने लगता है। उसमें भी क्या हुआ था, जो लाइट आ रही थी उसमें मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे थे जिगजैग मोशन में। तो इस तरह का मोशन किसने पता लगाया था, ब्राउनियन मूवमेंट है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी एक है कि उसको किसी कोलाइड पार्टिकल में, क्योंकि एयर जो है ना, जो एयर है वो एक कोलाइड सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बता रखा है पहले से, उसमें एटम्स जो होते क्या है, एक उसमें मोशन उनका होता रहता है। और एग्जांपल मैंने एक और बताया कि जैसे कि किसी कोलाइड सॉल्यूशन में अगर हम पॉलन ग्रेन को गिराते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन अति 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 सूक्ष्म होते हैं, और उसको जब हम गिराते हैं उसमें डालते हैं तो वो भी जिगजैग मोशन में मोशन करने लगते हैं। तो ब्राउनी ने बताया कि इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति, इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति किसकी, पार्टिकल्स की, किसी कोलाइड सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ब्राउनियन मूवमेंट के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं, और ऊपर कार्क के माध्यम से दोनों इसके जो लेग्स हैं उसको क्लोज कर देते हैं कार्क से। उससे पहले, इसको क्लोज करने से पहले इसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेट डाल लेते हैं। ठीक है, और इसको बैटरी जोड़ देते हैं। इसको कंप्लीटली हम कोलाइड सॉल्यूशन से फिलअप कर देते हैं। इस तरह फिलअप कर दिया था। अब वैसे एक्चुअली इसका दो फिगर बनना चाहिए, लेकिन मैं एक ही पर आपको बता देता हूँ, उस तरह आप लोग दो फिगर बनाइएगा। जब इसको यूट्यूब में हम कोलाइड भर देते हैं तो ये लेयर और ये लेयर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब एकदम बराबर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा दी जाती हैं, कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। जब इसमें हम वोल्टेज हम फ्लो कराते हैं
तो होता यह है कि यह इसका सॉल्वेंट जो मैंने बताया था डिस्पर्सन मीडियम, वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये ऐसे मान लीजिए मूव करने लगा। अब कहेंगे कि ये क्यों इधर ही मूव कराए हैं, तो याद रखिएगा कि इस पे जो चार्ज होता है इस सॉल्वेंट पार्टिकल पर, उसके अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसका मतलब ये इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हो सारे के सारे नेगेटिव नहीं होते हैं, सारे पोलैरिट्स नेगेटिव नहीं होते हैं, हर पोलैरिट्स पे अलग अलग अपना चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये लेयर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा। ये दूसरा फिगर है। अब इस तरह ये दूसरा फिगर बनेगा। पहले पैरेलल पे बनाया गया था, तो ये क्या होगा, अब ये दूसरे फिगर में दिखाया जाएगा कि यह जो है अप करके ऊपर गया है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो पार्टिकल हैं, सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट, हाँ ध्यान रखिएगा कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करता है। इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि वो जब एक डायरेक्शन में अप हुआ तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल का जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसी को, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम ही है इसका, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत के कारण कणों का संचलन, गमन, ठीक है। तो बाकी की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए थैंक यू।